Hello everyone, hope you're all doing so well. So today in this video, we will discuss some important MCQs of PGT Commerce, and these MCQs are very helpful for your all upcoming exams like जितने भी हमारे पीजीटी के एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है क्योंकि जो क्वेश्चंस है हमारे मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है एंड जो ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर आप पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं नवंबर 2023 के अंदर ईएमआरएस का, क्योंकि केवीएस का एग्जाम हो चुका है, एनवीएस की वैकेंसीज आई हुई हैं बट नोटिफिकेशन तो आउट है लेकिन अभी अप्लाई करना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले अगर आप ईएमआरएस को देने वाले हैं नवंबर 2023 के लिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो आपने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। और हाँ, हमने 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चलाई है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे, साथ के साथ हम डेली जो लाइव सेशन चलता है हमारा हम वो भी कंडक्ट करेंगे एंड साथ में हमारे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उनको भी सोल्व आउट करने की कोशिश करी जाएगी। सो बढ़ते वीडियो में आगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, as per the format of balance sheet prescribed as per the schedule number 3 of Companies Act 2013, mining rights is shown under the heading of। देखो जो mining rights क्या होते हैं, mining rights are those rights that are granted by the government। जो पर्सन खान से, जैसे मान लो कुछ चीजें माइनिंग करना चाहता है, जैसे गोल्ड है, कोल है एंड जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी माइनिंग करते हैं, तो जो पर्सन को राइट दिया जाता है तो बैलेंस शीट के किस शेड्यूल के अंदर हम उन्हें लिखते हैं। क्या वो हमारे अदर नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है, इंटेंजिबल एसेट का पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, फिर फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है। प्लीज आपने वीडियो को पॉज करके आंसर दे देना है। सो मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो हमारे माइनिंग राइट्स होते हैं ये हमारे इंटेंजिबल के अंडर कंसिडर होते हैं और एक प्रकार की एसेट होती है, क्योंकि जब हमें माइनिंग का राइट मिल जाता है इट मीन्स क्या है, वो हमारी एसेट बन गई है। तो जब हमें कुछ चीजें लाइसेंस मिल जाता है या फिर हमें राइट मिल जाता है किसी चीज को एक्वायर करने के लिए, लेकिन ये क्या होते हैं, ये हमारे इंटेंजिबल होते हैं। किस वजह से? क्योंकि इनकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, बट ये हमारे लिए क्या होती है, इनकी वर्थ होती है, मतलब वैल्यू होती है। इसी की वजह से जो हमारे माइनिंग राइट्स होते हैं वो हमारे होते हैं इंटेंजिबल एसेट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने डाली हुई है, प्लीज एक बार पढ़ लेना। अब आपने पढ़ ली होगी। Now next question is, investment by the owner would result in capital and increasing। देखो कोई भी इन्वेस्टर होता है, मतलब इन्वेस्टर बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करें ऑनर की। सो जो ऑनर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, प्रोप्राइटर होता है। सो जो एक पर्सन किसी बिजनेस के अंदर कुछ चीजें लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लगाई, कैपिटल लगाई, कैपिटल लगाने से क्या होता है, वुड रिजल्ट इन, तो उससे क्या होगी, मतलब पूछा गया है कि उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ेगी या घटेगी। बिल्कुल, अगर कोई ऑनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस के अंदर तो डेफिनेटली उसकी जो कैपिटल हो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन साथ में किस चीज इंक्रीज होने की बात हो रही है, क्या हमारी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी? नहीं भाई, क्या हमारी लाइबिलिटीज तो यहाँ पे, बट यहाँ पे डिक्रीज की बात हुई है, भी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या हमारी एसेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसी की वजह से हमारी जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाती है, साथ के साथ जो हमारी एसेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो हमारी यहाँ पे बात करेंगे एसेट्स आ जाएगा हमारा ऑप्शन। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, the remuneration of whole time director in case of 2 MDs is limited to। देखो जो हमारे whole time director कौन होते हैं, whole time director as those person who are full time employee of the company। so जो full time employee होंगे वो क्या करते हैं, वो एज अ होल टाइम डायरेक्टर का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्यों जो उनको रेम्यूनरेशन मिलती है वो कितना परसेंटेज मिलती है प्रॉफिट्स का।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या वो 10% होती है, 5% होती है, 15 होती है, फिर नन ऑफ द अबव, इसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हमारी रेमुनरेशन दी जाती है वोल टाइम डायरेक्टर को दैट इज 5% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एंड ये क्वेश्चन केवीएस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सो प्लीज आपने क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज अ रिवीजन सेशन हम आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, तो अपने वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि आप इसकी रिवीजन होगी, आप एग्जाम में और इतना बेटर परफॉर्म करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following is a contingent liability, इनमें से कौन सी contingent liability का पार्ट नहीं है? क्या हमारी जो बिल डिस्काउंट बिल रिसीवेबल्स होते हैं वो डिस्काउंट तो हो गए बट वो मैच्योर नहीं है, बिल्कुल ही हमारी contingent liability होती है। लेकिन सेकंड ऑप्शन बोल रहा है अंडरराइटिंग कमीशन वो पेबल है, बिल्कुल पेबल है, डेफिनेटली वो क्या होगा, पे किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी इसमें पूछा गया इनमें से कौन सी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। सो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या होगा, हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है, ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है। आगे मैंने आपको एग्जांपल बता रखे हैं कि कौन कौन सी हमारी क्या होंगी, कंटीजेंट लायबिलिटी होंगी, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको मैंने काफी सारे लगभग 7-8 एग्जाम्पल दे रखे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो वो देखो, आपने हर एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करना है पॉज करके वीडियो को। तो देखो, ये है कुछ एग्जांपल्स जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी से रिलेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज आउटकम ऑफ लॉन्ग पेंडिंग लॉसूट, ये भी हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट होगा। बिल रिसीवेबल्स है हमारे, डिस्काउंट हो गए हैं बट वो मैच्योर नहीं हुए हैं, तो भी हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी है। एंड थर्ड इज ए गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑर्गेनाइजेशन अफेयर, अगर कोई गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या पता अगर मान लो कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, फ्यूचर में हमें क्या हो सकता है, वेरिफिकेशन में कुछ भी पाया जा सकता है, तो ये भी क्या है, ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकती है। एंड फोर्थ इज इवन ए वारंटी टू बी कंसीडर्ड ए कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल्कुल जो हमारी वारंटी होती है उसको भी हम कंटीजेंट लायबिलिटी को कंसीडर करते हैं। एंड फिफ्थ ऑप्शन है गारंटी एंड काउंटर गारंटी आर गिवन बाय द कंपनी, अगर हमारी जो कंपनी होती है वो गारंटी भी दे सकती है और साथ में काउंटर गारंटी भी देती है, तो वो भी क्या होगी, वो भी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट होगी। फिर शेयर होल्डर गारंटी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। एंड सेवेंथ इज लेटर ऑफ क्रेडिट, देखो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है हम इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के केस में यूज करते हैं, तो वो भी क्या होती है, हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। एंड एट्थ इज एरियर ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस ईयर। एंड यू नो अबाउट क्यूमुलेटिव डिविडेंड, अगर मान लो कोई कंपनी है वो फर्स्ट ईयर डिविडेंड पे नहीं करी, सेकंड भी नहीं करी, लेकिन क्या हो रहा है कि क्यूमुलेटिव डिविडेंड के केस में प्रेफरेंस के अंडर उसका सारा का सारा जो भी डिविडेंड है वो क्या हो जाता है, पाइल अप होता जाता है, मतलब इकट्ठा होता जाता है, तो वो भी क्या होगी, वो भी कंटीजेंट लायबिलिटी होगी। फिर है अनकॉल्ड कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो हमने कोई हम इन्वेस्टमेंट मिली है, लेकिन हमने क्या हुआ, हमने उसको पेमेंट अभी नहीं करा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्यूचर में तो हमें पे बैक करना पड़ जाएगा, तो वो भी क्या होगी, वो भी हमारी अनकॉल्ड कैपिटल होगी। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन सारे के सारे, मतलब ये सारे सारे एग्जांपल दैट आर रिलेटेड टू कंटीजेंट लायबिलिटीज, और एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इनको लाइटली नहीं लेना है। सो आपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है उसको हम कहाँ पे पुट करते हैं, मतलब इनका हम किस अकाउंट सेक्शन में हम इनका लेखा जोखा करते हैं। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, जब हम लाइबिलिटीज जो होती हैं, हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, जब हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। द फर्स्ट वन इज टू एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटीज, बिल्कुल जब भी हमारी कोई भी लाइबिलिटीज होती है उसको एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंश्योरिटी लाके हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है। सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि ऑनरशिप चेक करते हैं, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हमारी जो एसेट्स होती हैं उसके अंडर हम क्या चेक करते हैं, ऑनरशिप को चेक करते हैं, बट अंडर लायबिलिटी वी आर हम कभी भी ऑनरशिप को चेक नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और आप देखो ऑप्शंस में भी सेकंड फॉल्स है, सेकंड यहाँ पे भी नहीं है, सेकंड यहाँ पे भी नहीं आएगा। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, बट हम दोनों को पढ़ेंगे। टू एंश्योर प्रॉपर वैल्यूएशन, बिल्कुल जब भी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर हमारे
क्या ये प्रॉपर हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंडर आ रही है या नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं प्रॉपर उनको वैल्यू असाइन कर दे, तभी तो हम उन्हें लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के अंडर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूएशन भी करते हैं। एंड फोर्थ है टू एंश्योर ऑब्लिगेशन। बिल्कुल, अगर मान लो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है और हमें बाहर वाले बोल रहे हैं कि आपने पे बैक करना है, लेकिन जब तक हमने पे बैक हम उनको पे बैक कर चुके हैं, तो मतलब क्या है कि वी आर टोटली ऑब्लिगेट, हम बिल्कुल फ्री है ऑब्लिगेशन के। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्लिगेशन को चेक करना चाहते हैं, तो हम ये भी क्या आएगी, ये भी हमारी वेरिफिकेशन के अंडर आएगी। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, करेक्ट होगा। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बार पढ़ लेना, ये भी ऑब्जेक्टिव है लायबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन अकाउंट इज शोन अंडर द हेड। जो हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन होता है अकाउंट के अंदर, किस हेड के अंदर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एज पर द बैलेंस शीट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड रूल शेड्यूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो हमारा इसके अंदर आंसर जाएगा, देखो जो हमारी आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि कोई इन्वेस्टर है, उसको शेयर मिला, मतलब शेयर मिला 60 रुपए का, बट मार्केट वैल्यू क्या है उस शेयर की 100 है। सो जो 60 और 100 के बीच में जो भी डिफरेंस है, मतलब कितना है, 40 रुपए का जो भी डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, वो भी हमारा किसके अंडर जाएगा, वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर जाएगा। सो जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो भी हमारा अमाउंट जा रहा है, वो डिफरेंस का ये हमारे क्या होगा, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन अकाउंट। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक बार पढ़ लेना कि हमारा आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन क्या होता है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग शोन अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, एंड हेड क्या होगा, हमारा शेयर होल्डर फंड होगा। बट अगर हमें हेड नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सब हेड में क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। प्लीज वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आपने खुद निकालना है। अगर जब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो प्लीज तब आपने इसका आंसर चेकआउट करना है। सो न्यूमेरिकल करते हैं। Capital employed in a business is rupees. I'm so sorry. I don't know what happened. Yes. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है किसी बिजनेस की 1,50,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 1,50,000। ठीक है, साथ ही साथ हमें प्रॉफिट गेन दे रखा है, मतलब ये क्या होगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 50,000 का। फिर उसके बाद हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 20% की। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड आपने गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, तो सबसे पहले आपने निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। सो जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है, 1,50,000 की है। फिर उसके बाद हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हमारा 20 है, अपॉन 100 कर देंगे, तो हमारा काटने पीटने के बाद कितना आ जाएगा, 37,000 आ जाएगा। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना निकल गया है, 30,000। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें यहाँ पे गिवन है एवरेज प्रॉफिट भी है हमारा एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, 20। सो हम 20,000 लिख सकते हैं। आया समझ में। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे गुडविल की वैल्यू। सो गुडविल की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको कैलकुलेट करना, सुपर प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 20,000 आ गया था हमारा, और 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना 20% है। तो हम क्या करेंगे, काट पीट के हमारी जो वैल्यू निकल आएगी कितनी है, तो शायद 1 लाख आ जाएगी। सो जो 1 लाख क्या होगा हमारा, 1 लाख इज अवर गुडविल वैल्यू। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख लेना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
As per the format of balance sheet prescribed as per the schedule number 3 of Companies Act 2013, calls unpaid is shown under the heading of, देखो कुछ हमारी calls होती है वो हमें पे बैक करना बाकी है, तो मतलब अनपेड, तो हमारे किसका पार्ट होंगी वो, क्या वो हमारे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का होगी, या फिर हमारी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट का होगी, या फिर शेयर होल्डर फंड का होगी, या फिर कैपिटल शेयर कैपिटल का होगी। सो जो हमारी कॉल्स अनपेड होती है वो हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट होगी, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे पूछ रखा है which of the following is the correct formula for calculating annual depreciation under the straight line method। देखो हमारे जो डेप्रिसिएशन होता है उसको कैलकुलेशन करने के हमारे पास काफी मेथड है, उनमें से एक मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। सो जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें हम कौन से वाला फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, मतलब इसमें हमें पूछ रखा कि हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला करेक्ट है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजुअल लाइफ इन ईयर्स। देखो जब भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड का अप्लाई करते हैं वहां पे हम प्लस को तो कंसीडर ही नहीं करते, तो हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप देखिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बिल्कुल हमारी ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो जो भी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, उसमें से हम एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हमने जो भी हमारी एसेट होती है उसको यूज करने के बाद मतलब जो स्क्रैप वैल्यू आ जाती है उसको हम सेल्वेज वैल्यू बोल देते हैं, वो भी एस्टिमेटेड होती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मतलब जो हमने मशीनरी बाई करी है कितने साल तक चलने वाली है उससे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी फॉर्मूला निकल आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड का। सो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में यस आपने जरूर लिखना है। और आपने क्योंकि जब आप ये यस एंड इस तरह से लिखोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए तरह तरह के क्वेश्चन और भी लेके आऊंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the proposed dividend is 14%, मतलब जो proposed dividend है हमारा 14% है, and amount to be transferred to reserve, अगर हमारा proposed dividend कितना है 14% है तो हम कितना परसेंटेज रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट्स का। देखो अगर हमारी जो proposed dividend 14% है मतलब 12.5 से तो ज्यादा बट 15 से लेस, तो हम क्या करेंगे, सॉरी 15 से लेस, तो हम क्या करेंगे उस केस में हमारी जो भी रहने वाला है अमाउंट ट्रांसफर रिजर्व के अंदर, क्या वो 2.5% रहने वाला है, या फिर 5% रहने वाला है, 7.5 रहने वाला है, फिर 10% रहने वाला है। इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट वुड बी आंसर नंबर बी, क्योंकि जो भी हम रिजर्व के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो भी हमारे करंट प्रॉफिट का 5% ही ट्रांसफर करने वाले हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। आई थिंक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अगर हाँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज चैट बॉक्स में यस बोलिए, और साथ में मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे मिड ऑफ द वीडियोस के अंदर पूछे हैं आपने कमेंट करके वीडियो के अंदर रिप्लाई करना है, मतलब कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई आपने जरूर करना है। तो ये मैं ये मान लूंगी आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। सो आई थिंक वीडियो को हम ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, अगर हाँ अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करना ना भूले। हाँ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।